मैं आज आपको डार्क मैजिक सिखाऊंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू RA3 एकेडमी। यूनिवर्स में अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देख लिया था कि जो चीज हम जानते हैं वो कितनी है, 4.9%, अराउंड 5% जितना विजिबल मैटर हमारे पास अवेलेबल है। तो बाकी का क्या है? वही गलती से डार्क मैजिक बोल दिया। वो क्या है पता है? मैजिक ही समझ लो, मैजिक जैसा ही है ये। अब जो पार्ट है, हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था, मैटर प्लस एनर्जी है। यहाँ भी सेम वे, एक है मैटर और दूसरा पार्ट है एनर्जी। ये कौन सी बात कर रही हूं मैं? ये वाला पार्ट कि जो अपना अराउंड 95% बनाता है, ये पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। ये पार्ट में कि जिसको हम देख नहीं सकते, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, कुछ पता ही नहीं है हमें जैसे। तो ये जो चीज है जहां पे हम जस्ट एजम्पशंस कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, तो ये सारी जो चीज है ये भी या तो मैटर या एनर्जी से बनी हुई होगी। यहाँ पे दोनों पार्ट आएंगे, मैटर भी है, एनर्जी भी है, और इसके बारे में हमें नहीं पता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। यहाँ पे डार्क वर्ड मतलब कि अंधेरा। यहाँ ऐसा नहीं है कि वो ब्लैक कलर का है या इस तरह से कुछ अंधेरा हो गया, ऐसा नहीं है। ये चीज इनविजिबल है जिसके बारे में हम अज्ञात है, हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं है। और हमारी इंडियन माइथोलॉजी में आपको पता होगा कि हम अज्ञानता को अंधकार के साथ इक्वेट करते हैं। तो सेम चीज यहीं पे भी है कि हम लोग इसके बारे में, मतलब हमारा माइंड या हमारी सेंसेस इसके बारे में डार्क है, हमें कुछ पता नहीं है, इसीलिए इसका नाम डार्क डार्क ऐसे रखा, मतलब कि डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। सो वेलकम टू द डार्क वर्ल्ड ऑफ डार्क मैजिक। फर्स्ट हम बात करेंगे डार्क मैटर के बारे में। ये जो डार्क मैटर है वो अपने यूनिवर्स का 26.8% जितना पार्ट है। मतलब कि नॉर्मल मैटर 5% अराउंड एंड ये 26.8%। तो डार्क एनर्जी कितनी है? डार्क एनर्जी इज 68.3%। तो ये पाई चार्ट देखो जिसमें अच्छे से दिखाया हुआ है कि सबसे ज्यादा क्या है, 68.3% डार्क एनर्जी, देन डार्क मैटर 26.8%, एंड बाकी का जो है वो है अपना विजिबल मैटर 5%, और उसमें थोड़ा परसेंट रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो एनर्जी जो है वो। मैटर की बात करें तो आइंस्टाइन ने कहा है ना कि कोई भी मैटर कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर, E इज इक्वल्स टू mc²। ये चीज हमें पता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कोई भी मैटर है जिसको भी हम देखते हैं, ये सारी मैटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है, जिसमें से लाइट हम देख पाते हैं एंड दे आर शाइनिंग। तो ये शाइन, ये ब्राइटनेस हम देख पाते हैं यहाँ पे, और इसीलिए हमें पता है कि ये चीज है क्योंकि हम देख पाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें से जो एमिट हो रहा है उसको हमारे इंस्ट्रूमेंट कैच कर पाते हैं, सो वी कैन एक्सपीरियंस दिस एनर्जी ऑल्सो। यहाँ पे ये दोनों चीजें हैं, उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, इसको हम ना देख पाते हैं ना एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो ये डार्क मैटर, मैटर ये कैसा मैटर है? ऐसे तो यहाँ का मैटर तो है, हम देख पाते हैं, हम छू पाते हैं। ऑब्वियसली आप हर एक चीज छूते हो ना, आपने वो सारी चीज तो मैटर से ही बनी हुई है, अर्थ के ऊपर जो भी है। वैसे ही स्टार्स और ये सारी चीजें भी तो मैटर से बनी हुई है जिसको हम देख और छू पाते हैं। ये मैटर जो है, ये मैटर कैसी है? ये मैटर इनविजिबल है। एक तो हम इसे देख नहीं पाते हैं, दूसरा ऐसा है कि ये मैटर जो है ये इंटरेक्शन नहीं करती है। तो यहाँ पे वो किसी भी चीज के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगी। इसका मतलब ऐसा है कि मैटर तो है, ये तो हमें पता है। बताती हूँ कैसे हमें पता है। मैटर है लेकिन ये इंटरेक्शन नहीं करती, किसके साथ? ये ना तो लाइट के साथ इंटरेक्शन करती है, ना दूसरी कोई मैटर के साथ इंटरेक्शन करती है, ना ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन करती है कि हमें पता चले इसके बारे में। सो इट इज लाइक अ घोस्ट। मैं आपको कहूँ कि मेरे पास यहाँ बाजू में एक घोस्ट है, तो आप बिलीव करोगे? नहीं ना, क्योंकि आपको, आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते उसको तब तक आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना कि हम कुछ महसूस कर लेते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, मैं बिलीव नहीं करवा रही हूँ आपको घोस्ट में, बट अगर मैं ये घोस्ट को कहूँ कि चलो तुम विजिबल हो जाओ, तो आप बिलीव करोगे कि हाँ है। घोस्ट को बोलूँ कि जितने सारे व्यूअर्स है मेरे, सबके जाके नाक खींच लो,
और सबके अगर नाक में स्क्रैचिंग हो गई या खींच लिए सबके नाक, तो बोलोगे आप कि यस 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 घोस्ट इज देयर। ऐसे ही ये घोस्ट ने भी अपने इस तरह से कुछ एविडेंसेस दिए हैं हमें, और जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि हाँ ये घोस्ट है तो सही, लेकिन घोस्ट है। ना हम देख पाते हैं, ना हम छू पाते हैं, ना हम महसूस कर पाते हैं। सो ये इनविजिबल है, इंटरेक्शन है, लाइट या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है। बट फिर पता कैसे चला कि ये है? क्योंकि इट इंटरेक्ट्स ओनली विथ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के थ्रू, वाया ग्रेविटी, ये सभी चीजों के साथ इंटरेक्शन करता है। ये नॉर्मल मैटर के साथ भी इंटरेक्शन थ्रू ग्रेविटी करता है। मतलब कि ये एक, इसमें ग्रेविटी तो है, और ग्रेविटी होने के लिए ये ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? ये ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए मैसिव, मतलब कि इसका मास होना चाहिए। ग्रेविटी का लॉ याद करो, मैंने जैसे कहा था कि कोई भी दो स्टार है वो भी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक साथ आके एक बाइनरी बनाते हैं, जिसमें कि बड़ा जो स्टार है वो छोटे स्टार के ऊपर ज्यादा पुल लगाता है। तो जितना मास ज्यादा कोई भी मैटर का, उतना उसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा। सो ये अगर इंटरेक्शन कर रहा है ग्रेविटी के साथ तो ये मैसिव होने चाहिए, मतलब कि इसका मास होना चाहिए। ये चीज इतना तो है। अब ये जो डार्क मैटर है, इसमें पहले तो हमें एविडेंसेस कैसे मिले? ऑब्वियसली ये हमें पता होना चाहिए ना कि ये घोस्ट है, तो ये घोस्ट है सही में, मेरे बाजू में घोस्ट खड़ा है, तो वो पता कैसे चला? ये पता ऐसे चला, फर्स्ट जो हमने नोट किया जिससे हमें पता चला कि डार्क मैटर एग्जिस्ट, वो है गैलेक्सी रोटेशन कर्व। एक्चुअली गैलेक्सीज की अगर बात करें तो गैलेक्सीज कुछ इस शेप में होती है। चलो हम अभी एक ऐसी गैलेक्सी की ही बात करें जो हमारी मिल्की वे है, उसकी अगर बात करें, या ऐसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है कि जो ये वाले स्पाइरल शेप में होती है। और कुछ गैलेक्सीज होती है जो इलिप्टिकल शेप में भी होती है, कि जिसमें अंदर ऐसे पूरे स्टार भरे हुए होते हैं। और यहाँ पे भी इस तरह से स्टार होते हैं, स्टार के बैंड्स होते हैं, इस तरह से कुछ गैलेक्सी के शेप्स होते हैं। और बाकी कुछ गैलेक्सीज होती है जो कोई भी शेप में होती है, कोई भी इरेग्युलर शेप में उसके स्टार होते हैं, कि ये ना तो इलिप्टिकल है ना ऐसी है। तो बाकी सारी जो गैलेक्सीज है उसे हम इरेग्युलर शेप की गैलेक्सीज कहते हैं। अब ये सारी जो गैलेक्सीज है उसमें ये चीज देखी गई है कि ज्यादा स्टार्स जो है वो सेंटर की ओर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, क्योंकि ज्यादातर गैलेक्सीज के बीच में, पर्टिकुलरली स्पाइरल गैलेक्सीज के बीच में बड़ा सा ब्लैक होल होता है। और ब्लैक होल के बारे में आपको पता होगा कि ब्लैक होल क्या करता है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि इवन लाइट भी वहां से निकल नहीं सकती है, इवन लाइट भी वहां से एमिट नहीं हो सकती है। जो भी चीज उसके आजू बाजू में आएगा, जो भी स्टार आया या जो भी, उसको खा जाएगा। ये एकदम भुक्खड़ टाइप का है, इतना भुक्खड़ है कि हर एक चीज को खा लेता है, इवन लाइट को भी नहीं छोड़ता। जो भी चीज उसके पास आई, तो यहाँ पे एक ब्लैक होल है, और उसकी वजह से क्या होगा कि ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, सबसे ज्यादा है, और इसने एकदम खा पी के बैठा है, तगड़ा हो गया है, तो ऑब्वियसली उसका मास भी सबसे ज्यादा है, और ये अट्रैक्ट कर रहा है चीजों को। तो ज्यादा स्टार्स जो है वो कहाँ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो गए। इस तरह से घूमते 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 ये जो स्टार्स जो है वो अल्टीमेटली ये रहते हैं, और अंदर ये जो अपनी गैलेक्सी का जो सेंटर है उसके अंदर चले जाते हैं। ये चीज है। तो ज्यादा स्टार्स कहाँ है? टोवर्ड सेंटर, और जैसे दूर जाओगे वैसे स्टार जो है वो कम होते जाएंगे। मतलब कि ज्यादा मास किधर है? बीच में है, और बाहर की साइड पे ये वाला जो विजिबल मैटर है वो कम है। और इस हिसाब से होना क्या चाहिए? एज पर न्यूटोनियन थियरी, जितना मास ज्यादा उतना वो फास्ट रोटेट करेंगे सेंटर के अराउंड में, और मास अगर कम होगा तो रोटेशन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ये चीज हमें न्यूटन ने समझाई कि स्टार गैलेक्सीज की अगर बात करें तो गैलेक्सीज के रोटेशन में स्पीड्स यहाँ बीच में ज्यादा होनी चाहिए और बाहर कम होनी चाहिए। देखिए एनिमेशन कुछ इस तरह से, अगर न्यूटन के लॉज अगर करेक्ट पढ़ते हैं, मतलब कि हमारी जो मैटर है उसके ऊपर जो भी लॉज हम लगाते हैं, फिजिक्स के लॉज हम जो जानते हैं, वो लॉज के हिसाब से ये चीज होनी चाहिए थी कि सेंटर जो है वो फास्ट घूमेगा, और जो जितना दूर जाएंगे वैसे स्पीड कम होनी चाहिए। बट होता क्या है? ये चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितना फास्ट बीच वाले स्टार घूम रहे हैं, उतने ही बाहर वाले स्टार्स भी उतना ही फास्ट घूम रहे हैं। तो कैसे हुआ ये? ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ मास कम है, तो हम जो लॉस जानते हैं उसके हिसाब से तो स्लो घूमना चाहिए था ना, तो यहाँ पे ये इतना फास्ट क्यों घूम रहा है? इसका मतलब है कि कुछ इनविजिबल मैटर प्रेजेंट है,
और जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से, इतने उसके मास की वजह से वो जल्दी घूम रहा है। सो भूत है, भूत है, इसलिए मास है और ये मैसिव भूत है, अपना बड़ा सा भूत है, तो उसकी वजह से ये गैलेक्सीज फास्ट घूम रही है। तो फर्स्ट एविडेंस है ये, किससे हमें मिला? गैलेक्सी रोटेशन कर्व से। रोटेशनल स्पीड है गैलेक्सी में जो स्टार की, उसके हिसाब से हमें पता चला है कि डार्क मैटर इज देयर, ये भूत है। दूसरा है, सेकेंड थिंग इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये फर्स्ट एविडेंस था। दूसरा है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ऐसा है कि अगर कोई बड़ा सा जैसे क्लस्टर है या सुपर क्लस्टर है, अब उसके पीछे से कोई और क्लस्टर या स्टार या सुपरनोवा या कुछ भी अगर पास हो रहा है, लेट्स से ब्लैक होल है, उसके पीछे से ये कोई सारी चीजें पास हो रही है, और ये सारी चीजें, ये जो विजिबल मैटर में जो है, जो क्लस्टर है, अपना गैलेक्सी ग्रुप है या सुपर क्लस्टर है, ये सारी चीजें लाइट एमिट करती है। जब भी कोई मैसिव ऑब्जेक्ट के पीछे से, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मेरा हाथ है, वहां पे अपना एक गैलेक्सी क्लस्टर है और उसके पीछे से दूसरा एक सुपर क्लस्टर या कुछ भी जा रहा है, या तो ये मेरा हाथ जो है वो कोई दूसरा मैसिव ऑब्जेक्ट है ग्रेविटी वाला, जैसे कि ब्लैक होल है, और उसके पीछे से अगर कुछ पास हो रहा है, तो वो जब ऐसे पास होगा तो क्या होगा कि ये पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी लाइट जो है ना वो बैंड हो जाएगी। पहले कैसा था, कैसे सीधे आपको दिख रहा है वो, अब वो सीधे नहीं दिखेगा, उसकी लाइट ऐसे आजू बाजू में चली जाएगी, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। स्क्रीन पे देखिए, ये इफेक्ट होती है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, इसे कहते हैं कि यहाँ पे आगे एक सुपर क्लस्टर या तो ब्लैक होल है और उसके पीछे से कुछ पसार हो रहा है, तो देखिए लाइट किस तरह से बैंड हो रही है। समझ में आया ग्रेविटेशनल लेंसिंग? यहाँ पे एक चीज है कि ये लाइट जो है वो कितना बैंड होगी, वो डिपेंड करता है ये आगे वाले क्लस्टर के ऊपर, ये आगे वाले जो भी चीज है, ब्लैक होल है, क्लस्टर है, सुपर क्लस्टर है, जो भी, तो पीछे वाली चीज की लाइट कितना बैंड हो रही है, कौन सी दिशा में बैंड हो रही है। हर बार वो पूरी गोल रिंग नहीं बनाती, कभी कभी जस्ट इस साइड लाइट दिखेगी आपको, कभी कभी इस साइड लाइट दिखेगी, तो किस तरह किस साइड पे बैंड होगी ये डिपेंड करता है इसके मास के ऊपर। और यहाँ पे हमने ये देखा है कि ये जो लेंसिंग होती है, ये जो बेंडिंग होती है लाइट की, वो हर बार ये जो क्लस्टर है जिसमें ये हमें जो स्टार्स दिख रहे हैं, जो लाइट दिख रही है हमें, उसके हिसाब से बेंड नहीं होती है। तो इसका मीनिंग है ना कि भूत है जो लाइट को बेंड करवा रहा है, कि जिस साइड पे कम स्टार्स है उस साइड ज्यादा लाइट बेंड हो गई। तब पता चला कि ओके, ये जो ज्यादा बेंडिंग हो रहा है उस साइड स्टार्स तो नहीं है, विजिबल मैटर तो नहीं है, लेकिन क्या है, वहां पे डार्क मैटर है। सो सेकेंड थिंग वाज दिस। अब थर्ड थिंग, बुलेट क्लस्टर हमने स्टडी किया। ये जो बुलेट क्लस्टर है ये क्या है, तो ये दो, एक मैसिव क्लस्टर और दूसरा एक छोटा क्लस्टर, मतलब अभी क्लस्टर के बारे में तो आपको पता है ना, ये क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज की बात करें तो एक बड़ा सा क्लस्टर है, एक छोटा सा क्लस्टर है, और ये दोनों अभी मर्ज हो रहे हैं अपने स्टार्स के साथ, एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पास पास आ गए ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, और वो मर्ज हो रहे हैं। अब ये जो मर्ज हो रहे हैं, तब हमने देखा कि वहां पे ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग किया हुआ, मतलब हमने ऑब्जर्व किया, तो तब पता चला कि जो ज्यादा मैसिव है उसकी जगह पे ये जो छोटा वाला है उस साइड ज्यादा लाइट बैंड हो रही है, तो तब भी हमें पता चला कि यस, डार्क एनर्जी है। फोर्थ है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। अब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है क्या, तो आपको ये चीज पता है कि 14 बिलियन ईयर्स अगो अपना यूनिवर्स जो है वो एकदम एकदम टाइनी बॉल के अंदर था, और ये अचानक से यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, ये ब्लास्ट को हम बिग बैंग कहते हैं। अब ये जब बिग बैंग हुआ तो तुरंत क्या हुआ, तो तुरंत सारी जो मैटर थी, ये सारी मैटर, अपनी ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सारी चीजें, ये जो एक गोला था उसमें से छूट गई, छूट के सब बिखर गई। बिखरने के बाद फर्स्ट कुछ माइक्रो सेकेंड्स के पहले क्या हुआ कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फॉर्म होना स्टार्ट हुए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फॉर्म होके न्यूट्रॉन फॉर्म होके फिर वो एक साथ में क्लब आए और एटम्स फॉर्म हुए आफ्टर 3 सेकेंड्स, और उसके बाद में धीरे धीरे मैटर बनना चालू हुई, अपनी जो विजिबल मैटर है ये सारी बनना स्टार्ट हुई। फिर बाद में देखो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूम रहे हैं, ये सब एटम बन रहे हैं एक एक करके, वो सब अलग 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 घूम रहे हैं, ठीक है। अब ये जो अलग 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 घूम रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ, तो अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स के बाद में जाके ऐसे हुआ कि स्पेस जो है उसके अंदर ये सारी मैटर जो है ना वो ऐसे खुली घूम रही थी, और जहां से अभी हम जो सिग्नल्स
पा रहे हैं वो माइक्रोवेव के रूप में पा रहे हैं, और इसीलिए उसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। बैकग्राउंड मतलब ऐसा पीरियड, स्टार्स फॉर्म होने के पहले का कुछ पीरियड, स्टार्स जो फॉर्म हुए उससे पहले का एक पीरियड है कि जब सारी मैटर, ये सारा चीज जो है वो ऐसे ही जस्ट पड़ा था खुला, और उसमें से माइक्रोवेव रेडिएशन एमिट हो रहा था। मे बी हो सकता है कि ये रेडिएशन कुछ और फॉर्म में एमिट हुआ हो, लेकिन हमारे तक पहुंचते पहुंचते काफी सारे लाइट ईयर्स बीत जाते हैं, और उसकी वजह से ये माइक्रोवेव्स के रूप में हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। सी आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, बट बेयर विथ मी, आपको काफी सारी चीजें पता चलेगी। मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, लाइट ईयर्स। व्हाट इज अ लाइट ईयर? ये लाइट ईयर जो है ये कॉस्मिक डिस्टेंसेस या स्टेलर डिस्टेंसेस या तो यूनिवर्स में डिस्टेंसेस मेजर करने का एक यूनिट है, मतलब ये डिस्टेंस का यूनिट है। इसका मीनिंग क्या है? लाइट ईयर मतलब कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस काटेगी। हमको ये चीज आज तक पता है कि सबसे फास्टेस्ट मूविंग कोई चीज है अगर यूनिवर्स में तो वो लाइट है। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है, सबसे फास्ट वो मूव करती है। तो ये लाइट जो सबसे फास्ट मूव करती है तो वो एक साल में कितना डिस्टेंस मूव करेगी, उसे ये डिस्टेंस को हम लाइट ईयर कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं कि कोई गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 40 लाइट ईयर्स दूर है, ऑब्वियसली इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो मैं अगर ऐसा कहूं कि कोई गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से या हमारी अर्थ से 40 लाइट ईयर्स दूर है, तो उसका मीनिंग ये हुआ कि वो जो दूर वाली गैलेक्सी है वहां की लाइट जो है उसको अर्थ पे आने में 40 इयर्स लगे। सो यहाँ पे हम टाइम स्पेस की बात करते हैं, स्पेस टाइम ऐसा बोलते हैं। तो स्पेस भी है, डिस्टेंस भी है, बट टाइम भी है। सो लाइट ईयर्स का ऐसा है कि अगर कोई भी बात करे, जैसे कि सरस्वती सुपर क्लस्टर हमारी अर्थ से 60 बिलियन या हमारी गैलेक्सी से 60 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसका मीनिंग ये हुआ कि वहां से लाइट को आने में अर्थ तक 60 मिलियन ईयर्स लगे। मतलब कि आज जो हम देख रहे हैं सरस्वती सुपर क्लस्टर, आज जो लाइट हमारे पास आ रही है उससे हमें पता चल रहा है कि इस तरह के कुछ गैलेक्सीज यहाँ पे है। ये गैलेक्सीज ने लाइट कब एमिट की थी? 60 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये 60 मिलियन ईयर्स अगो एमिट हुई लाइट आज हम देख रहे हैं। आज क्या हो सकता है वहां पे, वी डोंट नो। ओके, बट लाइट ईयर इज द यूनिट टू मेजर द डिस्टेंसेस इन द यूनिवर्स। अभी यहाँ पे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, तो यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे सोर्स जो है, हमें ये चीज पता है कि हमेशा सोर्स के पास कोई भी वेव जो है वो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और धीरे 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 वो कम होता जाता है। तो जितना जितना कम होता है उसके हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे इफेक्ट आती है। और यस, यहाँ से तो हमको माइक्रोवेव ही दिखते हैं अभी। बाकी सारे जो भी लाइट जैसे पास होती है या तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास होता है, तो कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है वो दूर तक नहीं पहुंच सकती है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, वो दूर तक पहुंच सकती है। और उसकी वजह से होगा क्या कि जो रेडिएशन है वो काफी सारा स्कैटर हो जाएगा, इधर उधर स्पेस में चला जाएगा, तो हमारे तक माइक्रोवेव्स पहुंचते हैं। और ये कब? 3.5 बिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग, अब से कुछ 10 बिलियन ईयर्स अगो। ये चीज है, मतलब कि पहले 10 या आज से 10 बिलियन ईयर्स बिफोर क्या था? इस तरह से स्टार्स का जो भी मैटर है या एज वेल एज डार्क मैटर जो है वो जस्ट स्कैटर होके पड़ा था। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कुछ कुछ जगह पे क्लम्प्स फॉर्म होना चालू हो गए। फिगर देखो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की, तो यहाँ पे देखो उसका जो टेम्परेचर, इन लोगों ने एक टेम्परेचर मैप है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ कोल्ड पैचेस है और कुछ हॉट पैचेस है। और ये हॉट पैचेस है मतलब कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल अब स्टार्ट हो गया है। और ये भी क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डार्क मैटर। सो ये डार्क मैटर जो है वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से भी हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो अलग अलग इरेग्युलरिटीज है, वो इरेग्युलरिटीज इसीलिए है कि सारी मैटर एक साथ एक जैसे ऐसे नहीं पड़ी है, क्लम्प्स में पड़ी है। तो ये जो इरेग्युलरिटीज है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में, वो डार्क मैटर की वजह से हो सकती है, ऐसा मानते हैं हम। देन गैलेक्सी फॉर्मेशन या तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। फिफ्थ वन इज स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। अभी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की बात करें, उसका मीनिंग क्या होगा कि स्टार्स पैदा हुए। अब क्या हुआ कि 10 बिलियन ईयर्स में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड था, उसके बाद में डार्क एजेस थी, फिर अंधेरा था, कुछ नहीं था, कोई लाइट नहीं था, कुछ भी नहीं, सब ऐसे जस्ट पड़ा था। और फिर ये जो डार्क मैटर है उसकी वजह से शायद ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट हुआ,
इसलिए इरेगुलरिटीज क्रिएट हुई, और ये जो भी एटम्स थे, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम्स ही होते हैं ज्यादातर, तो ये जो एटम्स है सिंपलर एटम्स, हाइड्रोजन हीलियम जैसे, तो ये एटम्स पास पास आते गए, और पास पास आके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये जब पास आए, फिर ये हाइड्रोजन का, ये दो हाइड्रोजन एटम टकराए और हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन स्टार्ट हुआ, और जितना हाइड्रोजन ज्यादा था, ठीक है, जिसे हम नेब्यूला कहेंगे, एक नेब्यूला फॉर्म हुआ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ये मैटर ने एक दूसरे के साथ जो ग्रेविटेशनल पुल लगाया ना, उसकी वजह से। तो विजिबल मैटर जो थी, जो हाइड्रोजन था, जो एलिमेंट्स क्रिएट हुए, वो एक साथ आए, एक नेब्यूला बनाया, और ये नेब्यूला जितना ज्यादा था, जितना हाइड्रोजन ज्यादा, उतना जो स्टार है वो मैसिव, वो बड़ा स्टार हो गया। ऑब्वियसली मैटर है, मास है, तो मैसिव होगा ना। सो स्टार फॉर्म्स हुए। अब ये जो स्टार्स तो फॉर्म हो गए, लेकिन वो गैलेक्सी कैसे बने? उन लोगों में ग्रेविटेशनल पुल कहां से आया? कौन सी चीज थी जो एक दूसरे को पास में लाई और गैलेक्सी के रूप में ये सारे फॉर्म्स में वो आ गए? तो वो भी ऐसा कह रहे हैं, ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट, कि डार्क मैटर जो थी उसने ये एग्जैक्ट ये प्रेशर लगाया। और लास्ट लेक्चर में याद करो, मैंने एक यहाँ पे फिगर ड्रॉ की थी कि किस तरह से सब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पास 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 आते गए हैं सारे, और फिर स्टार्स जो है उसने गैलेक्सी बनाई, गैलेक्सीज, दो गैलेक्सीज ने एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाया और वो क्लस्टर बना। फिर जो क्लस्टर्स थे, वो क्लस्टर्स जो बहुत सारे क्लस्टर थे, उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल उनके बीच में आया, और उसकी वजह से सुपर क्लस्टर्स बने। देन सुपर क्लस्टर्स, और बीच में वॉइड है, वी नो दैट। सो ये सुपर क्लस्टर्स जो फॉर्म हुए, मतलब कि स्टार से गैलेक्सी फॉर्म हुआ, गैलेक्सी से गैलेक्सी ग्रुप, या तो क्लस्टर्स बनना और क्लस्टर से सुपर क्लस्टर्स बनना, इसे कहेंगे हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है वो भी डार्क मैटर की वजह से हुआ है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इसकी वजह से हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो मैटर है ना, एक गैलेक्सी के अंदर जितने स्टार्स है, जितनी मैटर है, विजिबल मैटर की बात कर रही हूँ, ये मैटर का मास उतना नहीं है कि वो इतना ग्रेविटेशनल पुल लगा के एक साथ एक गैलेक्सी में बैठ पाए। इवन इस गैलेक्सी की विजिबल मैटर और इस गैलेक्सी की विजिबल मैटर इतनी ज्यादा नहीं है, उतना मास नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगा पाए, और इसीलिए डार्क मैटर है, ऐसा हम मानते हैं कि ये डार्क मैटर ही है जो ये सारे स्टार्स को एक गैलेक्सी के अंदर, ये गैलेक्सी का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है। ये डार्क मैटर ही है दोनों गैलेक्सी की, कि जो ये दोनों गैलेक्सीज को ग्रेविटेशनल पुल से खींचती है एक दूसरे के पास, और क्लस्टर बनाने में हेल्प करती है। और उसी तरह से सुपर क्लस्टर जाएगा कि ये क्लस्टर्स जो है गैलेक्सीज के, उसका ही डार्क मैटर है, वो इतना मास है जिसमें कि जिसकी वजह से सुपर क्लस्टर्स फॉर्म हो सकता है। सो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी ये दिखाता है, क्योंकि इतना मैटर ही नहीं है, इतना मास नहीं है ये मैटर का कि वो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म हो पाए। अगर डार्क मैटर नहीं होती तो हम गैलेक्सीज नहीं देखते, स्टार्स अलग अलग ही रहते। अब सिक्स्थ वन की बात करें, रेड शिफ्ट डिस्टॉर्शंस। पहले तो रेड शिफ्ट क्या है? ये सिक्स्थ एविडेंस है कि डार्क मैटर है, ऐसा सजेस्ट करता है। बट रेड शिफ्ट क्या है? तो रेड शिफ्ट का मीनिंग ये होता है कि लाइट वेव्स जो है इस तरह से जितने दूर जाएंगे, अभी यहाँ पे लाइट वेव की बात कर रही हूँ मैं, मतलब कि विजिबल लाइट की बात हो रही है। अब विजिबल लाइट में विबग्योर इतने कलर्स है, हम लोगों को पता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स है, और उसके बीच वाली जो सारी फ्रीक्वेंसीज है, इसके लिए कलर्स के इतने सारे शेड्स हमें मिलते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ये जो है ये लो फ्रीक्वेंसी है। ब्लू की साइड जब जाएंगे हम, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ये वाले जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स है, और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, वेवलेंथ उतनी कम। वेवलेंथ जितनी ज्यादा, कोई भी रेडिएशन उतना दूर ट्रैवल कर सकता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी, तो स्कैटरिंग जल्दी हो जाएगा, इधर उधर भाग जाएगा वो, और वो उतना दूर तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी और जीरो हो जाएगा। ब्लू लाइट अगर बात करें, लेकिन यहाँ पे रेड लाइट होगी तो वो दूर तक जा सकती है। और यहाँ रेड शिफ्ट का मतलब क्या है कि जब हम स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी स्टार ले लो, सुपरनोवा ले लो, कुछ भी, तो गैलेक्सी ले लो, कोई क्लस्टर ले लो, तो वो लाइट एमिट कर रहे हैं। अब होगा क्या कि अगर पहले ये इतना पास में थे, तो यहाँ पे ये अपना अर्थ है, अर्थ से हमें ये जो लाइट्स है वो ब्लूइश दिख रही थी, ब्लू वाले शेड्स में थी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू वाले शेड में। देन जितना जितना दूर जाएगा वो ग्रीन होती जाएगी,
और अगर दूर गए, क्यों? क्योंकि लाइट को अब ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है ना, तो ब्लू कलर नहीं पहुंच रहा, ग्रीन कलर पहुंच रहा है। और दूर गए तो फिर हमें येलो कलर का दिखेगा ये स्टार, या तो ये गैलेक्सी जो है उसके स्टार्स हमें येलो दिखेंगे, क्योंकि लाइट अब ग्रीन भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, और दूर जाएगा तो ऑरेंज, और दूर जाएगा तो फिर रेड कलर का हमें दिखेगा। अब रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब है कि लाइट ज्यादा दूर से ट्रैवल कर रही है, और बाकी सारी जो फ्रीक्वेंसीज है, बाकी सारे जो कलर्स की लाइट है वो स्कैटर हो चुकी है, हमारे तक नहीं पहुंच रही। इसका मतलब है रेड शिफ्ट हुआ, ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड। तो इसका मतलब है कि अगर गैलेक्सीज दूर जा रही है तो रेड शिफ्ट दिखेगी हमें, रेड की ओर कलर्स ये स्टार के जाते हुए दिखेंगे, मतलब रेड होते हुए दिखेंगे धीरे 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 ओवर द टाइम। अगर कोई भी क्लस्टर या गैलेक्सी अगर पास में आ रही है, कोई स्टार पास में आ रहा है, तो वो कैसा दिखेगा? अब हमें वो रेड टू ब्लू की ओर जाता हुआ दिखेगा, कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, इस तरह से। सो इसे हम ब्लू शिफ्ट कहेंगे। अब ये जो रेड शिफ्ट है, इसके अंदर हमें डिस्टॉर्शन मिलता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ने, अपनी ऑब्जर्वेटरीज ने ये स्टडी की, रेड शिफ्ट मैप बनाया यूनिवर्स का, तो उन्होंने ऐसा देखा कि अब हो क्या रहा है, रेड शिफ्ट हो रही है, गैलेक्सीज जो है वो दूर जा रही है, उसके कलर जो है वो रेड की ओर हो रहा है। लेकिन उन्होंने एक बहुत अजीब चीज ये देखी कि रेड शिफ्ट जो दिख रही है वो किस में ज्यादा है? वो ये जो वॉइड है ना बीच में, वहां पे ज्यादा है। जैसे कि ये सुपर क्लस्टर्स है, तो ये सुपर क्लस्टर के अंदर जो स्टार्स की रेड शिफ्ट हो रही है, जो दूर जा रहे हैं, वो कम जा रहे हैं, मतलब कम स्पीड से जा रहे हैं, जबकि वॉइड से ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा दूर जा रहे हैं। मतलब कि वॉइड जो है वो ज्यादा दूर जा रहा है, यहाँ पे ज्यादा हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ के स्टार्स जो है वो एक दूसरे से, या गैलेक्सीज जो है सुपर क्लस्टर में, वो एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं जा रही है। इसकी दूर जाने की जो स्पीड है वो कम है, वेयरएज वॉइड की दूर जाने की स्पीड जो है वो ज्यादा है। इसे हम कहेंगे रेड शिफ्ट डिस्टॉर्शन। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? वॉइड में डार्क मैटर कम है, कोई भी मैटर कम है ना पर से, तो यहाँ पे डार्क मैटर कम है, सारी डार्क मैटर गैलेक्सीज के अंदर पड़ी हुई है, क्लस्टर्स में पड़ी हुई है, और उसकी वजह से ये जो अपनी डार्क मैटर है ना, वो अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, उसकी वजह से ये इतना जल्दी दूर नहीं जा रहे। जबकि ये दोनों जो है, ये वॉइड वाला पार्ट वो जल्दी से रेड शिफ्ट हो रहा है, वो एक दूसरे से ज्यादा दूर जा रहे हैं। एंड यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, हमें ये चीज पता है, नहीं पता तो मैं बताती हूँ अभी। सो ये भी, ये जो रेड शिफ्ट डिस्टॉर्शन है, उससे भी पता चला कि हाँ भाई, ये भूत है जो डार्क मैजिक कर रहा है कि जिसकी वजह से हमारी गैलेक्सीज जो है वो ऐसे एक दूसरे के साथ है, और हम अभी भी एज ए यूनिवर्स एक माउंड पड़े हैं। डार्क मैटर की बात करें, 26.8% जितना पार्ट है, बट मैम है क्या इसमें, होता क्या है डार्क मैटर? आपको पता है कुछ कि क्या है उसमें? बताती हूँ। अभी हमने क्वेश्चन किया डार्क मैटर में है क्या, कौन से कैंडिडेट्स है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे हम डार्क मैटर कंसिडर करते हैं? क्या हमें पता है? कुछ डिकेड्स पहले एक पार्टिकल की खोज हुई थी जिसको हम कहेंगे न्यूट्रिनो, और ये न्यूट्रिनो को माना जाता था कि ये डार्क मैटर का एकदम बेस्ट कैंडिडेट है। लेकिन न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टी, अब न्यूट्रिनो क्या है वो पहले समझोगे तो पता चलेगा कि वो डार्क मैटर है या नहीं है। न्यूट्रिनो की बात करें तो न्यूट्रिनो जो है, न्यूट्रॉन की बहन, छोटी बहन समझ लो। क्यों न्यूट्रिनो नाम दिया? बिकॉज इसका न्यूट्रॉन की तरह ये क्या है, ये चार्जलेस है। मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन का चार्ज कैसे होता है? जीरो चार्ज, वो कोई चार्ज कैरी नहीं करता है। वैसे ही न्यूट्रिनो जो है वो भी चार्जलेस है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज ये कैरी नहीं करते हैं। लेकिन न्यूट्रिनो को फिर हम, ये लोग तो जैसे इंटरेक्शन करते हैं, न्यूट्रॉन तो इंटरेक्शन करता है अच्छा खासा। न्यूट्रॉन आप लोगों को पता होगा कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है तो उसमें हम न्यूट्रॉन को मारते हैं यूरेनियम 235 के ऊपर। तो जब न्यूट्रॉन अटैक करता है तो ये इतना बड़ा एलिमेंट है, इतना बड़ा एटम जो है यूरेनियम 235 का, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब कि न्यूट्रॉन रिएक्शन कर रहा है मैटर के साथ, लेकिन न्यूट्रिनोस नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज एक तो, और कोई भी मैटर, कोई भी एलिमेंट को इंटरेक्शन करने के लिए दो चीज जरूरी है। एक तो या तो उसके पास चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव या तो नेगेटिव होना चाहिए, या वो मैसिव होना चाहिए, उसका मास ज्यादा होना चाहिए, तो वो नॉर्मल सेंस में रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिनो की बात करें तो चार्ज कैसा है? चार्जलेस है, मतलब कि चार्ज नहीं है, जीरो है, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। और न्यूट्रिनो जो है उसका मास जो है वो निग्लिजिबल है, बहुत ही कम मास है उसका,
और उसकी वजह से वो इंटरेक्शन नहीं करता। तो ऐसे कहा जाता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप एक बॉक्स ले लो तो उसमें से लैक्स ऑफ न्यूट्रिनोज, 1 लाख न्यूट्रिनो, जैसे लाख 2 लाख न्यूट्रिनो 1 सेकंड में पास होते हैं। मतलब हमारी बॉडी में से अभी मिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज पास हो रहे हैं कंटिन्यूअस। अर्थ से भी इतने सारे न्यूट्रिनोज पास हो रहे हैं विदाउट एनी इंटरेक्शन। तो उसकी वजह से इंटरेक्ट नहीं करता था, तो ऐसे समझते थे हम कि डार्क मैटर है। सो मिस्ट्री सॉल्व, हमें मिल गई डार्क मैटर, न्यूट्रिनोज है। पर प्रॉब्लम ये हुआ कि यार ये तो मैसिव नहीं है, इसका मास जो है वो कैसा है, निग्लिजिबल है। इसका मास इतना ही कम है कि ये जो 26.8% है ना, उसका जस्ट कितना परसेंट है, 5% है ये न्यूट्रिनोज। तो बाकी का 21% का क्या करेंगे हम। और दूसरा कि न्यूट्रिनो की बात करें तो हमने देखा कि थोड़ा बहुत वो इंटरेक्शन कर लेता है, रिसेंट सब एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें देखा है, इसलिए हमने न्यूट्रिनो को डार्क मैटर के कैंडिडेट से अभी निकाल दिया था। बट यस 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 यस, याद रखना कि अभी रिसेंट एक डिस्कवरी हुई है, और रिसेंट डिस्कवरी में साइंटिस्ट ने क्या किया है कि ये जो न्यूट्रिनो का मास पहले कितना माना जाता था, बिफोर माना जाता था कि ये 10⁻31 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन है। मतलब कि प्रोटॉन के मास का 10⁻31 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन का मास है उसके 10⁻31, इतने पार्ट्स करो उतना ही है न्यूट्रिनो का मास प्रोटॉन के मास से। इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे भी कम है, उससे भी कम ये न्यूट्रिनो का मास था। अब लेकिन ये रिवीजन हुआ है, और यहाँ पे रिवीजन करके ये जो न्यूट्रिनो का मास है वो कितना दिखाया है, 2.3 इंटू 10⁻30 प्रोटॉन मास। तो ये अभी नया आया है, और उसकी वजह से अब ये 5% की जगह पे थोड़ा बढ़ जाएगा। एक तो ये चीज है, तो जस्ट ये रिसेंट डिस्कवरी है, 2024 दिसंबर के अंदर ये चीज पता चली है। तो इम्पॉर्टेंट है कि पहले उसको 10⁻31 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि प्रोटॉन से प्रोटॉन के मास का 10⁻31 पार्ट है ऐसा माना जाता था। लेकिन अभी ये कितना माना जाता है कि 2.3 अपॉन 10⁻30 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, इतना माना जाता है। मतलब कि अब ये 2.3 इंटू 10⁻30 टाइम्स प्रोटॉन का मास है। तो यहाँ पे एक जीरो कम होना डिनोमिनेटर में, उसके से उसका मास बढ़ गया काफी। सो ये अपग्रेडेशन हुआ है, बस इतना याद रखो। स्टिल 5% का कितना होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये न्यूट्रिनो जो है उसको हम नहीं मानते, लेकिन यस यस यस, न्यूट्रिनो के लिए बहुत सारी जगह पे ऑब्जर्वेटरीज लगाई हुई है। डार्क मैटर की स्टडी के लिए ऑब्जर्वेटरी लगाई है, उसमें हम न्यूट्रिनो की स्टडी करते हैं। न्यूट्रिनो को अब हम नहीं मान रहे कि वो डार्क मैटर का पार्ट है। तो ऐसे माना जाता है कि कुछ विम्स होंगे। विम्स का मतलब है वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। ये ऐसे पार्टिकल्स है, एक तो उनका मास है, ये मैसिव पार्टिकल है, और ये इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं, बहुत वीक इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली इमेजिनरी पार्टिकल्स है कि ऐसा कुछ हो सकता है डार्क मैटर में। इसके बारे में तो पता है कि न्यूट्रिनो है, उसका हमने मास भी स्टडी कर लिया है अभी तक, और उसकी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करने के पीछे पड़े हैं। लेकिन फिर भी वो सारी मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर रहा है डार्क मैटर की, क्योंकि जस्ट 5% जितना पार्ट ही वो है। ये बनाने के बाद अब कितना पार्ट हो रहा है वो न्यूज में आएगा तो देख लीजिएगा कि कितना हो रहा है। मैं भी बताऊंगी, यस मैं न्यूज कवर करूंगी तो मैं बता दूंगी कि कितना पार्ट हो रहा है। लेकिन स्टिल न्यूट्रिनो को हमने रूल आउट किया, तो फिर हम लोगों ने इमेजिन किया कि ऐसे कुछ वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स हो सकते हैं। और ये जो पार्टिकल्स है उसका जो मास है वो हम ऐसे मान रहे हैं कि 10 से 100 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हो। प्रोटॉन का जो मास है उसका 100 गुना या तो 10 गुना, 10 से 100 गुना मैसिव ये पार्टिकल्स हो सकते हैं। बट इंटरेक्शन बहुत वीकली करेंगे, जस्ट ग्रेविटी के थ्रू इंटरेक्शन कर सकते हैं, ऐसे है। और ये विम्स के अंदर हम किस किस को ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक बात आती है कि न्यूट्रिनो के बारे में हमें पता है, तो हो सकता है कि ऐसे कुछ स्टराइल न्यूट्रिनो हमें मिले स्टडी करते करते, शायद कि हो सकता है कि ऐसे कोई स्टराइल न्यूट्रिनो हो कि जिसका मास जो है वो इससे थोड़ा ज्यादा हो न्यूट्रिनो से, और वो वीकली इंटरेक्ट कर रहे हो, थ्रू ग्रेविटी इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ऐसे स्टराइल न्यूट्रिनो शायद हमें मिल सकता है, उसकी वजह से हम न्यूट्रिनो की इतनी सारी ऑब्जर्वेटरीज हमने बनाई हुई है। देन दूसरा न्यूट्रालिनोज, कि ये जो न्यूट्रालिनोज है वो कैसे होंगे। तो न्यूट्रालिनोज जो है वो हेवियर है न्यूट्रिनो से, हेवियर होने चाहिए, मैसिव होने चाहिए, और स्लोअर है। न्यूट्रालिनोज जो है वो हेवियर देन न्यूट्रिनोज है, न्यूट्रिनो से काफी हेवी माने जाते हैं कि हो सकता है। और ये न्यूट्रालिनोज जो है वो स्लो है न्यूट्रिनोज से। न्यूट्रिनोज बहुत फास्ट मूव करते हैं और ये स्लो है। तो ऐसे दो विम्स हो सकते हैं ऐसा मानते हैं। देन दूसरे भी कुछ
पार्टिकल्स है जो ये करते हैं, बट नॉट नेसेसरी। यूपीएससी सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, बट इतना हमें पता होना चाहिए बिकॉज अभी न्यूट्रिनो के ऊपर रिसर्च हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। डार्क मैटर की रिसर्च के लिए कौन सी ऑब्जर्वेटरीज है, तो बहुत सारी है, जैसे कि लार्ज हेड्रोन कोलाइडर स्विट्जरलैंड में है, जिसने ये गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन ढूंढे थे, तो वहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर स्टडी होती है। तो ये जब प्रोटॉन्स को बहुत जोर से टकराया जाता है एक दूसरे के साथ, उनके इम्पैक्ट से जैसे काफी नए नए कुछ पार्टिकल्स अलग कुछ बन सकते हैं। उसी में इन लोगों ने हिग्स बोसॉन, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा गया है, वो ढूंढा था। अब ये लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है, वो क्या करती है कि ये पार्टिकल बनने के बाद में भी कुछ इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो कुछ और पार्टिकल अगर मिल जाए हमें जो कि डार्क मैटर के पार्टिकल्स हो, तो ये सारी स्टडी लार्ज हेड्रोन कोलाइडर कर रहा है। दूसरा है जेनॉन 1T, ये भी डार्क मैटर की रिसर्च के लिए बनाई हुई ये है इटली के अंदर। ये अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है, ये सारी लेबोरेटरीज अंडरग्राउंड होती है ज्यादातर, बिकॉज ऊपर अगर ओवर द ग्राउंड रहेगा तो कॉस्मिक रेडिएशन जो है, जो भी लाइट्स है, तो उसका नॉइज आ सकते हैं, उसमें उसमें डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसके लिए अंडरग्राउंड रखते हैं, जिसके वजह से कॉस्मिक रेज जो है वो डायरेक्ट अंदर ना जाए, हम उसको कंटेन्ड एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी कर पाए इसके लिए। तो ये है, देन लक्स जेपलिन है, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। देन आइस क्यूब है, आइस क्यूब जो है वो 1 किलोमीटर के क्यूब के अंदर बनाई हुई एक ऑब्जर्वेटरी है। कहाँ है वो? एंटार्क्टिक में। तो एंटार्क्टिक में किलोमीटर स्क्वायर का क्यूब ऐसे अंदर डीप डाउन बिलो द आइस बनाया गया है, तो इसे आइस क्यूब कहेंगे। ये आइस क्यूब में भी न्यूट्रिनोस के बारे में, ये स्टेराइल न्यूट्रिनोस को ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं, एज वेल एज ये जो न्यूट्रिनो है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिनोस की बात करें तो हम मान सकते हैं कि ये जो न्यूट्रिनोस है वो शायद बिग बैंग के टाइम से भी है, क्योंकि इंटरेक्शन इतना कम करते हैं, ये इंटरेक्शन नहीं करते, ऐसे कह सकते हैं नॉन इंटरेक्टिंग है। तो हो सकता है कि आज जो न्यूट्रिनो हमें रिसीव हो रहा है वो शायद बिग बैंग के टाइम से हो या बिफोर बिग बैंग हो, तो उसकी अगर प्रॉपर्टी स्टडी करें तो शायद हमें कुछ पता चले हमारे पास्ट के बारे में। सो इसीलिए न्यूट्रिनोस की स्टडी तो चल ही रही है वहां पे, साथ में वो लोग स्टेराइल न्यूट्रिनो को ढूंढ रहे हैं कि शायद हमें स्टेराइल न्यूट्रिनो मिल जाए जो डार्क मैटर का कंस्टिट्यूएंट हो, या तो ये न्यूट्रिलालिनोज मिल जाए, ऐसे कोई भी पार्टिकल मिल जाए कि जो डार्क मैटर कहलाने के काबिल हो। लेकिन इंडिया में ये हमारे लिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में न्यूट्रिनो के लिए कुछ हुआ है। तो इंडिया में एक ऑब्जर्वेटरी है जो जिसका नाम है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी अंडरग्राउंड है, 150 मीटर्स अंडरग्राउंड इसको बनाया जाने वाला था, लेकिन इसका स्टेटस क्या है? तो आईएनओ जो है उसके लिए अभी ये जो नीलगिरीज जो है ना, वहां पे एक हिल है, उसके अंदर इसको खोद के बनाया जाने वाला था, बट एनवायरमेंटलिस्ट के प्रोटेस्ट हुए। उन्होंने ऐसे कहा कि अगर वहां पे ये होगा तो वहां एलिफेंट एज वेल एज टाइगर पॉपुलेशंस है, जिसके ऊपर ये रेडिएशन या तो ये न्यूट्रिनोज जो है, मिथ्स है नो डाउट, न्यूट्रिनोज इंटरेक्ट ही नहीं करते तो क्या इफेक्ट करेंगे, क्या ही इफेक्ट होगी, लेकिन फिर भी उन लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये जो वाइब्रेशंस कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग जो होंगे, या जब ये ऑपरेशन चलेगा न्यूट्रिनोज के बारे में, जब एक्सपेरिमेंट्स होंगे, तब अगर कुछ वाइब्रेशन होते हैं तो हाथी जो है, एलिफेंट्स है, वो सेंसिटिव होते हैं वाइब्रेशन से, तो उनको तकलीफ हो सकती है, टाइगर्स पॉपुलेशन पे इफेक्ट आ सकती है, एज वेल एज वहां की इकोलॉजी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये सब की वजह से अभी ये जो प्रोजेक्ट है 2015 को इसको परमिशन मिल गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बनाने की परमिशन दी थी, लेकिन अभी वो होल्ड हो चुका है। लेकिन अगर उसे परमिशन फिर से मिले और कंस्ट्रक्शन चालू होता है, अगर ये बनती है, ऑपरेशनलाइज होती है, तो फिर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट आपको पता तो होना ही चाहिए कि न्यूट्रिनो के लिए इंडिया में भी एक ऑब्जर्वेटरी हम बना रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जो कि तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में है। इतना याद रखो, डार्क मैटर जो क्या कर रही है, यूनिवर्स को तो नहीं, बट गैलेक्सीज है, क्लस्टर्स है, सुपर क्लस्टर्स है, उसको बांध के रख रही है। जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर्स जो है, उसको मेंटेन, ये सारे स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन कर रही है? डार्क मैटर की जो पास में सबको ला रही है। तो अब डार्क एनर्जी क्या है, ये पार्टी को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना हमें। डार्क एनर्जी क्या है? ये और ये भले दोनों ही डार्क डार्क है, डार्क मैजिक है, लेकिन एक मैजिक है जो सबको पास ला रहा है और एक मैजिक है सबको दूर भगा रहा है। यस, ये जो है वो क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल पूल क्रिएट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है ये, जबकि डार्क एनर्जी क्या कर रही है? रिपल्स कर रही है, सबको दूर भगा रही है। और कितनी है वो? 68.3%। ये कैसे पता चला हमें कि ऐसा कुछ है और इतना सारा है?
तो आइंस्टाइन ने ये चीज डार्क एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो फर्स्ट प्रपोज किया था, और उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स के अंदर जहां पे हम वैक्यूम देखते हैं, वैक्यूम का मतलब कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर का ना होना, कुछ भी ना होना, उसे हम वैक्यूम कहते हैं। तो ये जो वैक्यूम हम देखते हैं वो वैक्यूम नहीं है, इट इज नॉट एन एम्प्टी स्पेस। वहां पे है क्या? डार्क एनर्जी है। और ये जो डार्क एनर्जी है वो कुछ रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करती है। और आइंस्टाइन ने ऐसे कहा था कि ये जो डार्क एनर्जी है वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है उसका मतलब क्या? तो उन्होंने एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट दिया जिसे कैपिटल लैम्बडा, इसको लैम्बडा कहेंगे, ये लैम्बडा के रूप में डिनोट किया था उन्होंने, एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट दिया। इसका मीनिंग ये है कि अपना जो यूनिवर्स है, जैसे यहाँ की जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो बहुत निग्लिजिबल है, तो उसे हम कंसिडर ना करें तो भी तीन चीज से बना है। 5% विजिबल मैटर, अराउंड 27% हो गया ये, तो अराउंड 27% डार्क मैटर एंड और 68% डार्क एनर्जी, ये तीन चीजों से बना है। अगर यूनिवर्स दूर जा रहा है तो ये विजिबल मैटर एज वेल एज डार्क मैटर, उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। ऑब्वियसली अगर ये सुपर क्लस्टर से ये सुपर क्लस्टर था तो ये जगह पे डेंसिटी जो है मास की वो ज्यादा थी, जहां पे विजिबल मैटर भी है डार्क भी मैटर है। लेकिन यही अगर दूर गया तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखो कि ये दूर चला गया, उसकी वजह से इसकी आधी डेंसिटी कम हो गई यहाँ पे, तो यहाँ डेंसिटी कम हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू नो अबाउट द डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर कितनी मैटर है, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। कितनी मैटर, मास जो है, मास अपॉन वॉल्यूम, वो उसका फॉर्मूला है। मतलब कि एक कोई भी क्लोज्ड स्पेस ले लो, एक वॉल्यूम ले लो, वो वॉल्यूम में कितनी मैटर आ सकती है, कितनी मैटर है, उसे वो मैटर की डेंसिटी कहते हैं। जैसे 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट का एक बॉक्स ले लो, क्यूब बॉक्स ले लो, तो ये जो बॉक्स है उसके अंदर आप अगर पत्थर भरोगे तो शायद 15 किलोग्राम जितने पत्थर आ सकते हैं। लेकिन वही 1 फुट बाय 1 फुट के अंदर अगर आप कॉटन भर दो, रुई भर दो, तो मे बी 500 ग्राम भी ना हो, तो यहाँ पे 15 किलोग्राम मास समा गया पत्थरों का। और रुई का कितना समाया? 500 to 750 ग्राम्स। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो रुई है वो ज्यादा जगह रोक रहा है। यहाँ पे एक फीट क्यूब के अंदर रुई का जस्ट 750 ग्राम है, मतलब रुई की डेंसिटी कैसी है? कम है। जबकि यहाँ पे सेम 1 फीट क्यूब वाले बॉक्स के अंदर 15 किलोग्राम पत्थर आ गए, इसका मतलब है कि पत्थरों की डेंसिटी ज्यादा है। सो डेंसिटी का मतलब समझ में आया, जितना मास समाएगा वो। तो यहाँ पे अगर क्लस्टर्स या सुपर क्लस्टर्स या ये सब अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यूनिवर्स में डेंसिटी जो है मास की या मैटर की, वो कैसी हो रही है? कम हो रही है। मैटर कम हो गई ना यहाँ पे। देखो पहले इतने ही जगह में इतनी सारी मैटर थी, अब यहाँ पे मैटर आधी हो गई। सो मैटर, दोनों मैटर, विजिबल मैटर एज वेल एज डार्क मैटर की डेंसिटी कम होती है। लेकिन आइंस्टाइन का ये कहना था कि ये जो डार्क एनर्जी है वो कांस्टेंट है। ये फर्स्ट बिफोर पोजीशन है। तो पहले क्या था कि पहले वॉइड इतना ही था, स्पेस जो थी वो कम थी, तो यहाँ पे डार्क मैटर और विजिबल मैटर की डेंसिटी ज्यादा थी, डार्क एनर्जी की डेंसिटी जो थी वो है। अब यहां से ये मैटर हटके इधर चला गया, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा स्पेस ये क्रिएट हो गई, ये मैटर वाली, उसको किसने भर दिया? डार्क एनर्जी ने। मतलब कि अभी कितनी भी स्पेस ले लो, आप इसका इतना टुकड़ा ले लो या ये पूरी जगह ले लो, डार्क एनर्जी जो है उसकी डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ऐसे होता है कि जितनी ज्यादा स्पेस क्रिएट होगी, यूनिवर्स जितना एक्सपांड होगा, उतनी डार्क एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो जगह डार्क एनर्जी ले रही है। मतलब कि यूनिवर्स एक्सपांड होने पे डार्क मैटर एज वेल एज विजिबल मैटर जो है वो कम हो रहे हैं, लेकिन डार्क एनर्जी कम नहीं हो रही है। डार्क एनर्जी की डेंसिटी सेम रह रही है जितना पहले थी। स्पेस जितना एक्सपांड हो रहा है उतनी डार्क एनर्जी क्रिएट हो रही है, और उसकी वजह से जितनी ज्यादा डार्क एनर्जी हो रही है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा आ रहा है। मतलब कि अब जो एक्सपांशन हो रहा है यूनिवर्स का, ये एक्सपांशन कैसा हो रहा है? ये एक्सपांशन अब फास्ट हो रहा है, ये एक्सपांशन काफी फास्ट हो रहा है। ठीक है, फिर मैं बिग बैंग के कंसेप्ट में आपको समझाती हूँ, लेकिन ये चीज है, तो इसे हम कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहेंगे, जो इन्होंने प्रपोज किया था। लेकिन डार्क एनर्जी, जैसे हमने डार्क मैटर के कंस्टिट्यूएंट के बारे में बताया कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो ये एक थियरी है डार्क एनर्जी को समझाने की कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के हिसाब से डार्क एनर्जी है ही, प्लस जितना यूनिवर्स बढ़ेगा
जितनी स्पेस क्रिएट होगी यूनिवर्स में उतनी डार्क एनर्जी बढ़ती जाएगी, जितनी डार्क एनर्जी बढ़ेगी यूनिवर्स जो है वो और दूर चला जाएगा एक दूसरे से, मतलब और भी एक्सपांड होगा, सुपर क्लस्टर्स जो है वो और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूसरी जो थियरी है उसे कहते हैं क्विंटेसेंस। ये ऑल्टरनेटिव थियरी है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की। क्विंटेसेंस में ऐसे माना जाता है कि जैसे ये डार्क एनर्जी को यहाँ पे कांस्टेंट माना गया है, यहाँ ऐसे कहते हैं कि ये क्विंटेसेंस में जो डार्क एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं है, ये एनर्जी वेरी होती है टाइम टू टाइम। यहाँ पे क्विंटेसेंस में ऐसा कहा गया है कि ये जो डार्क एनर्जी है वो कोई एनर्जी नहीं है, वो एक फोर्स है। चार फोर्सेस हमें पता है, ये पांचवा फोर्स है जो जिसके बारे में हमें नहीं पता, उसके रूल्स क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये एक फोर्स के रूप में है डार्क एनर्जी। वो एनर्जी नहीं है, वो एक फोर्स है, और ये जो फोर्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। अच्छा, चार फंडामेंटल फोर्सेस कौन से हैं? चार फंडामेंटल फोर्सेस है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चार फोर्सेस के बारे में हमें पता है, हमें उनके रूल्स पता है कि ये फोर्सेस किस तरह से अप्लाई होते हैं, कौन सी कंडीशन में क्या होता है। लेकिन फिफ्थ फोर्स यहाँ पे इन लोगों ने कंसिडर किया है क्विंटेसेंस में, कि क्विंटेसेंस मतलब कि डार्क एनर्जी है, लेकिन ये डार्क एनर्जी जो है वो फिफ्थ फोर्स के रूप में एक्ट करती है। और इसके हिसाब से ऐसे इन लोगों ने माना कि जब बिग बैंग हुआ था, अब बिग बैंग की ये फोटो देखिए, यहाँ पे देखिए कि बिग बैंग होने के तुरंत तुरंत बाद एक्सपांशन बहुत जल्दी हो रहा है और फिर वो स्लो डाउन हो रहा है। आफ्टर बिग बैंग होने के 3.5 बिलियन ईयर्स के बाद जब हमको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड मिला, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वो स्लो डाउन हुआ था और फिर बाद में अब प्रेजेंट डे ये एक्सपांशन फास्ट हो रहा है। इस तरह से देखा हम लोगों ने फिगर बिग बैंग की क्या थी कि यहाँ पे बिग बैंग हुआ और यहाँ से स्टार्टिंग में एक्सपांशन बहुत जल्दी हो गया, जैसे कि ये जो 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड तक बहुत ज्यादा एक्सपांशन हो गया, अभी भी एक्सपांशन हो रहा था इस तरह से, और फिर ये एक्सपांशन जो है वो कम हो गया, ये जो एक्सपांड हो रही थी वो कम हो गई। और अब रिसेंट मतलब कि यहाँ पे जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वाला जो पार्ट आया 3.5 बिलियन ईयर्स के बाद में बिग बैंग के, अब हम देख रहे हैं कि वो इस तरह से बढ़ रहा है, मतलब कि प्रेजेंट डे एक्सपांशन ज्यादा हो रहा है, रेट बढ़ रहा है। तो ये जो फिफ्थ फोर्स है क्विंटेसेंस है, उसमें ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आफ्टर द बिग बैंग ये डार्क एनर्जी जो है उसका पोर्शन बहुत ज्यादा था कंपेयर टू डार्क मैटर, इसकी वजह से वो बहुत जल्दी एक्सपांड हो गया। एक्सपांड होने के बाद ये जो है वो धीरे धीरे स्लो होने लगा। क्यों? क्योंकि डार्क मैटर ने अपना पार्ट प्ले करना चालू किया, उसने अट्रैक्शन करना चालू किया। हुआ था ना, यहाँ पे क्या था कि पहले कुछ भी नहीं था, फिर मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये सब घूम रहे थे, देन ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एलिमेंट्स बने, हाइड्रोजन बना दिया और ये कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड पे आए। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक साथ में आना डार्क मैटर की वजह से पॉसिबल हुआ, इन लोगों ने इंटरेक्शन इस तरह से किया। देन यही चीज जो थी वो मैटर के रूप में ऐसे अलग अलग जगह पे पड़े रहना, तो डार्क मैटर जो थी वो वहां पे पार्ट प्ले कर रही थी, उसकी वजह से एक्सपेंशन है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हुआ। फिर तो अब गैलेक्सीज बनना स्टार्ट हुआ, स्टार्स बनने चालू हुए, मतलब कि डार्क मैटर का पार्ट और भी ज्यादा आ गया। तो डार्क मैटर जो है तब यहाँ पे डोमिनेंट थी, ज्यादा थी, और उसकी वजह से यूनिवर्स जो है वो जो एक्सपांड होना चाहिए था इस तरह से बिग बैंग के बाद, वो क्या हुआ, पहले एक्सपांड हुआ और फिर स्लो हो गया। क्यों? क्योंकि अब एट्रैक्टिव पुल ज्यादा है रिपल्सिव फोर्स की जगह पे। और तब मतलब कि ये फिफ्थ फोर्स, ये वाला जो टाइम है डार्क एजेस एंड देन स्टार फॉर्मेशन एंड गैलेक्सी फॉर्मेशन का टाइम, तब ये फिफ्थ फोर्स जो था वो कम था। एंड अब जब आज के दिन में हम प्रेजेंट डे पे है, तब ये फिफ्थ फोर्स जो है वो अब बढ़ गया, वो 68.3% हो गया, और ये इतना बढ़ गया है कि सारे जो सुपर क्लस्टर्स है वो एक दूसरे से काफी जल्दी तेजी से अब ये एक्सपांड हो रहा है, तेजी से ये सारी चीजें दूर जा रही है, और जितना दूर जा रही है उतनी डार्क एनर्जी ज्यादा क्रिएट हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये मतलब कि वेरी हो रहा है फोर्स टाइम टू टाइम, पहले ज्यादा था फिर कम हो गया फिर ज्यादा हो गया, ये क्विंटेसेंस थियरीज के दिया है। बट स्टिल यहाँ पे भी जब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं तो ये जो फिफ्थ फोर्स है उसमें भी कुछ पार्ट ये कांस्टेंट कुछ लगाना पड़ता है, और इसीलिए ये वाली थियरी जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेड है। मतलब जितना यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है उतना ही डार्क एनर्जी बढ़ रहा है, और उसे कंफर्म किया है हमारे एक इंस्ट्रूमेंट ने जिसे कहेंगे देसी।
डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत सारे कंट्रीज का कोलैबोरेशन है और उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेटरीज मिल के ऑब्जर्वेशन करती है और उन लोगों ने यूनिवर्स का 3D मैप बनाया है। कुछ इस तरह से स्क्रीन पे देखिए ये 3D मैप, कि जहाँ पे बिग बैंग के बाद देखो किस तरह से यूनिवर्स और अभी तो बहुत ज्यादा एक्सपांड हो रहा है और उसमें डार्क एनर्जी का पार्ट है ऐसा बोला जा रहा है। तो ये देसी ने एविडेंस दिया है एंड दिस इज सपोर्टिंग द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट थियरी, कि जिसमें ऐसा कहा जाता है कि जितना वॉइड क्रिएट हो रहा है, जितना ज्यादा स्पेस क्रिएट हो रही है यूनिवर्स की एक्सपांशन की वजह से, उतनी ही डार्क एनर्जी और क्रिएट हो रही है और उसकी वजह से जितनी डार्क एनर्जी बढ़ेगी एक्सपांशन और भी ज्यादा बढ़ेगा, ये देसी ने कहा है। बट यस यस यस, देसी ने अभी रिसेंटली और एक डिस्कवरी की है कि ये जो डार्क एनर्जी जो है वो विथ टाइम थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे टाइम का फैक्टर इसने इंक्लूड किया है, बट हाँ उसके लिए और भी एविडेंसेस की हमें जरूरत है, और भी मैप जब ये बनाएंगे और 3D मैप अगर हमें मिलते हैं और ज्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे। अभी 2026 तक उनका एक ऑब्जर्वेशन पीरियड चल रहा है 3 साल का। इस ऑब्जर्वेशन के बाद शायद ये जो चीज है कि विथ टाइम डार्क एनर्जी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है उसकी जो डेंसिटी, ये चीज अगर पता चलती है तो फिर यूनिवर्स का जो फ्यूचर आज हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो कुछ अलग होगा। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग डार्क एनर्जी के बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि उसके बारे में क्या है। ये तो थियरीज है, ये प्रपोज्ड है, कुछ भी प्रूव्ड नहीं हुआ है अभी तक, बस ये जस्ट गेसेस है। और इसीलिए मैंने कहा ना ये डार्क मैजिक है, एक मैजिक पास ला रहा है, दूसरा मैजिक दूर फेंक रहा है। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या होगा। सो क्या लगता है फ्यूचर क्या हो सकता है हमारा यूनिवर्स का? तो यूनिवर्स के फ्यूचर में हम यही कह सकते हैं कि अगर ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट वाली थियरी अगर सच पड़े तो क्या होगा कि धीरे धीरे डार्क एनर्जी जो है वो टेक ओवर करेगी। अभी तो ऐसा है कि वॉइड की स्पीड ज्यादा है और क्लस्टर की जो एक्सपांशन की स्पीड है वो कम है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि वो एक्सपांड नहीं हो रहे, एक्सपांड तो हो ही रहे हैं ना। तो वो और भी एक्सपांड होते जाएंगे, जितना डार्क एनर्जी आती जाएगी, जितना स्पेस क्रिएट होता जाएगा, उतना डार्क मैटर जो है, डार्क मैटर एज वेल एज अपना वो विजिबल मैटर, वो एक दूसरे से दूर जाता जाएगा। कुछ ऐसा हो सकता है कि सालों के बाद में, जैसे 1-2 बिलियन ईयर्स के बाद में, हम ऐसा देखेंगे कि काफी सारी क्लस्टर्स जो आज हम देख रहे हैं वो हम देख भी ना पाए। क्यों? क्योंकि हम लोगों की एक आई साइट है वो लिमिटेड है, हम कुछ डिस्टेंस तक ही देख सकते हैं, जैसे 16 बिलियन लाइट ईयर्स तक ही हम देख सकते हैं, उससे ज्यादा हम देख नहीं सकते, हमारे कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं जा सकते उससे दूर। तो इससे ज्यादा अगर दूर चला गया तो वो गैलेक्सी हमें नहीं दिखेगी, वो क्लस्टर हमें नहीं दिखेगा। तो ये हो सकता है। और अगर ये चीज ज्यादा ही कंटिन्यू होती रही, एक्सपेंशन अगर होता ही रहा, तो फिर होगा कि मून अर्थ से दूर जा रहा है, अर्थ सन से दूर चली गई और अल्टीमेटली कुछ बचेगा नहीं। इवन एटम्स जो थे वो भी एकदम एक दूसरे से दूर चले गए, और जिसे ये लोग कहते हैं बिग रिप। तो बिग रिप के चांसेस है कि हर एक चीज एकदम से दूर चली जाए, सब फट फिट के, मतलब एकदम यूनिवर्स जो है वो टीयर अपार्ट हो जाए, जिसमें सारी गैलेक्सीज भी टीयर अपार्ट हो गई, सारे स्टार्स भी टीयर अपार्ट हो गए, सारे एटम्स भी टीयर अपार्ट हो गए। और दूसरा है कि अगर ये देसी ने जो लास्ट कहा है कि नहीं अब डार्क एनर्जी है वो ओवर द टाइम डिक्रीज हो रही है, अगर ये चीज होती है तो ये होगा कि अल्टीमेटली डार्क एनर्जी, अभी तो एक्सपेंशन हो रहा है ओके, बट धीरे धीरे वो एक्सपेंशन जो है, अभी जो पहले ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर अभी इस तरह से जो एक्सपेंशन हो रहा था, वो धीरे धीरे फिर कम हो, और कम होते 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 क्या होगा, एक्सपेंशन कम होगा, डार्क एनर्जी अगर कम हो गई तो डार्क मैटर टेक ओवर करेगी और वो एट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और उसकी वजह से फिर से ये सारी जो चीज है वो सारी चीज एक साथ आ जाएगी और फिर से वो कंबाइंड हो जाएगी, उसे हम कहेंगे बिग क्रंच। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कैसे, बिग बैंग से। तो ये बिग बैंग का है कि जब सारी मैटर जो थी वो एकदम फोर्स से, एकदम एकदम ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक दूसरे के साथ चिपक के इस तरह से पड़ी थी, एकदम फोर्स से, और बूम ये बिग बैंग हो गया। अब क्या था कि ये एक्सपांड हो रहा था, आज के दिन में बहुत ज्यादा एक्सपांड हो रहा है, धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा था, लेकिन वो अभी बहुत ज्यादा एक्सपांड हो रहा है, और फिर धीरे धीरे वो कम होके फिर से बिग बैंग हो सकता है। और अगर ये चीज देसी ने जो कहा कि डार्क एनर्जी जो है वो विथ टाइम कम होगी, डिक्रीज होगी, तो फिर एक साइकिल क्रिएट हो सकती है, साइक्लिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स, जिसमें बिग बैंग तो हो चुका, फिर बिग क्रंच आया, फिर से ये इतनी सारी मैटर एक साथ होल्ड नहीं कर पाएगी, बिग बैंग हुआ, अगेन वो सारा यूनिवर्स जो है अपनी स्टोरी रिपीट करेगा, देन फिर से बिग क्रंच होगा, फिर से बिग बैंग। और ये चीज होने में 1 ट्रिलियन साल लग सकते हैं, हम जिंदा नहीं रहेंगे, बट ये सारी पॉसिबिलिटीज है। बट यस इट इज अ मैजिक। मैं तो मानती हूँ कि
जबरदस्त चीज है जिसके बारे में हमें नहीं पता है और उसके लिए बहुत सारी क्यूरियोसिटीज है। मजा आ गया, मुझे तो पढ़ाने में मजा आया भाई। आप लोगों को मजा आया कि नहीं, मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि मतलब आई डोंट नो, मैं तो अभी स्टार्स की दुनिया में थी, मैं तो यूनिवर्स में घूम रही थी। लिटरली आई कैन इमेजिन द थिंग्स। तो आप लोगों ने इमेजिन किया कि नहीं, प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। और भी अगर कुछ आपको जानना है इसके बारे में, बट आई थिंक यूपीएससी के लिए इतना इनफ है। यस, दूसरी बात कि ये जो टॉपिक है वो जस्ट ज्योग्राफी का नहीं है। ज्योग्राफी में यूनिवर्स एक टॉपिक था, तो मैंने क्या किया कि जस्ट ये चीजें ही ना पढ़ा के आपको करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है वो भी थोड़ा बहुत करवा दिया, कि जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। प्रीलिम्स में आ सकते हैं एज वेल एज मेंस में भी आपको डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, ये ज्योग्राफी के उसमें यूनिवर्स टॉपिक है, उसमें मैंने करवा दिया है, बट यस इट इज ओवरलैपिंग विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो। जीएस 3 में भी ये टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सो यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स और उसकी जो रिसेंट इवेंट्स है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट भी है। आप देखना, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी, उसका सिलेबस काफी ओवरलैपिंग होता है, काफी सारी चीजें एक दूसरे में घुसेगी। और मुझे जब जिस जगह पे मुझे कंफर्टेबल होगा वो सब्जेक्ट में मैं वो चीजें करवाऊंगी, यस आपको बता दूंगी कि इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्स को स्टॉप करती हूँ। आई होप मजा आएगा, और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और यूनिवर्स अच्छा लगा हमारा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।